आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 से सोशल साइंस बुक की सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। टॉपिक है इंडियाज मैरीटाइम नेबर्स, यानी भारत के समुद्री पड़ोसी देश। लिखा है फ्रॉम अ फ्यू सेंचुरी बीसीई, यानी कुछ शताब्दियों ईसा पूर्व से ही इंडियन ट्रेडर्स साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की ओर समुद्र के रास्ते जाया करते थे। वे वहां गोल्ड और दूसरे वैल्यूएबल रिसोर्सेज यानी कीमती संसाधनों की तलाश में जाते थे। वे व्यापारी अक्सर जावा, सुमात्रा और मलया जैसे द्वीपों पर जाते थे। इतना ज़्यादा संपर्क हुआ कि इन जगहों को स्वर्ण भूमि यानी सोने की धरती या स्वर्ण द्वीप यानी सोने का द्वीप कहा जाने लगा। लेकिन अब हम अपने घर के नज़दीक वाले समुद्री पड़ोसियों से शुरुआत करेंगे। डोंट मिस आउट लिखा है इसमें कि 1985 में इंडिया के पड़ोस के कई देशों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम है सार्क, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका उद्देश्य था म्यूचुअल इंटरेस्ट यानी आपसी हितों को बढ़ावा देना, सोशल कल्चर और इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाना। सार्क के सदस्य देश थे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका एम है साइंस, एजुकेशन, हेल्थ और दूसरे एरियाज में डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज को शेयर करना। लेकिन कुछ सदस्य देशों के बीच पॉलिटिकल टेंशन यानी राजनीतिक तनाव के कारण सार्क का कामकाज कई बार डिस्टर्प्टेड हुआ यानी प्रभावित हुआ। इंडियन ओशियन क्षेत्र में ऐसे और भी कई रीजनल ग्रुप मौजूद हैं जो अलग अलग स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए काम करती हैं। टॉपिक है इंडियाज नियरेस्ट मैरीटाइम नेबर। हेडिंग का मतलब है कि भारत का सबसे नज़दीकी समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो इंडिया के साउथ ईस्ट में स्थित है। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक पतली समुद्री पट्टी है जिसे पार्क स्ट्रेट कहा जाता है। आगे सबसे नज़दीकी बिंदु पर इंडिया और श्रीलंका के बीच सिर्फ लगभग 32 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए दोनों क्लोज मैरीटाइम नेबर यानी करीबी समुद्री पड़ोसी हैं। दोनों के बीच कल्चरल कॉन्टैक्ट यानी सांस्कृतिक संपर्क, ट्रेड और कोऑपरेशन यानी सहयोग का लंबा इतिहास रहा है। आगे फिगर 2.16 में इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स और ओमान दिखाए गए हैं। आगे लिखा है कि 3rd सेंचुरी बीसीई में महेंद्र और संघमित्र जो अशोक के पुत्र और पुत्री थे, उन्होंने श्रीलंका में बुद्धिज्म का प्रचार किया। हिंदुइज्म भी श्रीलंका पहुंचा, खासतौर पर अपने 2 महाकाव्यों रामायण और महाभारत के जरिए। आज भी इंडिया और श्रीलंका एक शेयर्ड स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज यानी साझी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दोनों देशों का रिश्ता हमेशा सहज और शांतिपूर्ण नहीं रहा। एक कठिन समय था जब श्रीलंका में मिड 1980s से लगभग 2010 तक सिविल वॉर यानी गृह युद्ध चला। यह युद्ध मुख्य रूप से सिन्हालीज मेजोरिटी, जिनकी भाषा सिन्हाला है, और तमिल माइनॉरिटी के बीच था। तमिल लोगों के इंडिया से करीबी सांस्कृतिक संबंध है। इस लड़ाई की वजह से कई तमिल फैमिलीज को श्रीलंका छोड़ना पड़ा और वे साउथ इंडिया, खासतौर पर तमिलनाडु में आकर बस गए। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप यानी बहुआयामी साझेदारी है। इसमें शामिल है कल्चरल क्लोजनेस यानी सांस्कृतिक निकटता, हिस्टोरिकल टाइज यानी ऐतिहासिक संबंध, इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी आर्थिक सहयोग और स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन यानी रणनीतिक सहयोग। यह रिश्ता पीपल टू पीपल एक्सचेंज यानी लोगों के बीच संपर्क, रीजनल ग्रुपिंग यानी क्षेत्रीय संगठनों और पीस और डेवलपमेंट यानी शांति और विकास के लक्ष्यों के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है अ नेशन ऑफ
इसलिट्स, मतलब छोटे छोटे द्वीपों का द्वीप। यहां बात हो रही है मालदीव्स की। लिखा है इंडिया और मालदीव्स के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप है। यह रिश्ता ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर पर आधारित है। मालदीव्स में 1100 से अधिक छोटे द्वीप हैं। यह देश मिनिकोय, जो इंडिया के लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, से केवल लगभग 130 किलोमीटर दूर है। इसलिए मालदीव्स इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पड़ोसी है, खासतौर पर इंडियन ओशियन में व्यापार और सुरक्षा के लिए। यह बात फिगर 2.16 और 2.20 में दिखाई गई है। आगे लिखा है इंडिया और मालदीव्स के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। ये संबंध समुद्री व्यापार के कारण विकसित हुए। बुद्धिज्म शुरुआती समय से ही मालदीव्स पहुंचा थे। बुद्धिज्म शुरुआती समय से ही मालदीव्स पहुंचा था। यह बात आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स यानी पुरातत्वीय खोजों जैसे प्राचीन बौद्ध मंदिर और इंस्क्रिप्शंस से प्रमाणित हुए हैं। तमिलनाडु और केरला से मालदीव्स पर भाषा, क्विजीन यानी खान पान और आर्ट का प्रभाव पड़ा। मालदीव्स की डिशेस जैसे कोकोनट करी और रोशनी साउथ इंडियन स्वाद को दिखाती हैं। वही बोडू ब्रू डांस तमिल लोक संगीत की ताल को दर्शाता है। दिवेहेली, जो मालदीव्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है और मालदीवियन भी कहलाती है, की वोकेबलरी और बोट बिल्डिंग टेक्निक साउथ इंडियन की जड़ों को दर्शाती है। 1965 में मालदीव्स के इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया उस पहले देशों में से एक था जिसने मालदीव्स को ऑफिशियल रिकॉग्नाइज किया। सालों के दौरान इंडिया और मालदीव्स ने कई एरियाज में स्ट्रॉन्ग टाइज यानी मजबूत रिश्ते बनाए हैं, जैसे डिफेंस में, ट्रेड में और डिजास्टर रिलीफ में। 2004 में सुनामी, 2014 में मेल यानी मालदीव्स की राजधानी में वाटर क्राइसिस और कोविड-19 पैंडेमिक के समय इंडिया ने तुरंत मदद की। इससे दोनों देशों का बॉन्ड और मजबूत हुआ। इन एक्शंस ने दिखाया कि इंडिया संकट के समय तेजी से रिस्पॉन्स कर सकता है। इससे इंडिया की पहचान रीजन के ट्रस्टेड फर्स्ट रिस्पोंडर के रूप में मजबूत हुई, यानी विश्व के सबसे पहले मददगार देश के रूप में इंडिया की पहचान बनी जब उसने मालदीव्स की मदद की। दिवेसी भाषा सदियों से इंडियन कल्चर के संपर्क से बनी एक वाइब्रेंट ब्लेंड यानी जीवंत मिक्सचर है। धाइवेसी भाषा में संस्कृति, प्राकृत, तमिल, मलयालम और हिंदी के शब्द लिए गए हैं। दिवेजी के शब्द राजा और मछली, मांस यानी मछली, संस्कृत के शब्द राजा और मत्स्या से लिए मिलते जुलती हैं, जबकि धोनी यानी नाव और कुकुलू यानी मुर्गी तमिल और मलयालम से जुड़े हैं। मॉडर्न हिंदी के शब्द जैसे फिल्म, बॉलीवुड के कारण मालदीव्स में डेली लाइफ में ये वर्ड्स इस्तेमाल होने लगे। दिवेजी भाषा मालदीव्स के मैरीटाइम हब यानी समुद्री केंद्र रूप में समृद्ध इतिहास को दर्शाती है। इस पर इंडियन लिंग्विस्टिक यानी इंडियन भाषा और कल्चर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे लिखा है इस आइलैंड नेशन होने के कारण मालदीव्स क्लाइमेट चेंज के प्रभावों के प्रति बहुत वल्नरेबल यानी असुरक्षित है। यदि सी लेवल सदी के अंत तक लगभग 1 मीटर बढ़ता है तो उसके कई द्वीप पानी में डूब जाते हैं। आगे लिखा है कि मालदीव्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य है। यह एक इंडियन इनिशिएटिव है। इसमें सोलर एनर्जी से जुड़े रिसर्च और टेक्नोलॉजी शेयर की जाती है। फिगर 2.19 में राइट और मालदीव्स के मुख्य द्वीपों की सैटेलाइट व्यू दिखाया गया है। ऊपर राइट साइड इंडिया को साउदर्न छोर की तरफ दिखाया गया है, मतलब यहां पर फिगर के बारे में बताया गया है। आगे लिखा है सस्टेनेबिलिटी यानी स्थायी विकास और पर्यावरण संतुलन इंडिया और मालदीव्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों का एक और एग्जाम्पल है। आगे लिखा है फ्रॉम द्वारका टू डवरावती एंड अयोध्या टू अयुथ्या
मतलब यह दिखाता है कि भारत की प्राचीन जगहों के नाम थाईलैंड में भी अपनाए गए। लिखा है इंडिया और थाईलैंड समुद्री रास्तों और क्षेत्रीय भूगोल के माध्यम से करीबी रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच एक समुद्री सीमा है जिसे फिगर 2.20 में दिखाया गया है। प्राचीन काल से ही दोनों देश व्यापार और सांस्कृतिक लेन देन के माध्यम से जुड़े रहे हैं। 3rd सेंचुरी BCE से ही इंडियन ट्रेडर्स और स्कॉलर्स आज के थाईलैंड की ओर समुद्र के रास्ते गए। वे वहां मसाले और कपड़े जैसे सामान का लेन देन करने गए। साथ ही वे धार्मिक और सांस्कृतिक विचार भी लेकर गए जिन्होंने उन रीजन्स को गहराई से प्रभावित किया, उन पर गहरा असर डाला। वास्तव में इंडियन कल्चर का प्रभाव बाद में थाई किंगडम के नामों के स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। धारावती कल्चर जो 6th और 11th सेंचुरी CE तक फली फूली, उसका नाम एक संस्कृत शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है जिसमें द्वार हो। यह नाम द्वारका से जुड़ा है जो कृष्णा की नगरी मानी जाती है और जिसका वर्णन महाभारत में है। काफी बाद में 1351 में स्थापित अयोध्या किंगडम का नाम प्राचीन भारतीय शहर अयोध्या के नाम पर रखा गया। अयोध्या को रामायण के अनुसार राम का जन्म स्थान माना जाता है। इन स्थानों के नाम जो इंडियन ट्रेडिशंस को दर्शाते हैं, यह साबित करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन का थाईलैंड के इतिहास और संस्कृति पर गहरा असर पड़ा है। डोंट मिस आउट, इसमें लिखा है कि वर्तमान चक्री डायनेस्टी के सभी मोनार्च राम के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वर्तमान किंग राम एक्स कहलाते हैं, यानी इस डायनेस्टी के 10वें किंग राम। बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की शेयर हेरिटेज यानी साझी विरासत के ने इंडिया और थाईलैंड के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया है। इंडियन मॉन्क्स और स्कॉलर्स और धार्मिक ग्रंथों ने थाई सोसाइटी की धार्मिक और दार्शनिक नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थाईलैंड में थेरवधा बुद्धिज्म व्यापक रूप से प्रैक्टिस किया जाता है। साथ ही हिंदू देवताओं और इंडियन एपिक्स यानी इंडियन महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण की कहानियां थाई रॉयल सेरेमनीज, डांस फॉर्म और लिटरेचर में शामिल हैं। आगे लेट्स एक्सप्लोर में लिखा है कि फिगर 2.21 में बैंकॉक एयरपोर्ट पर बनी एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई गई है। फिगर 2.21 में जो दृश्य दिखाया गया है वह प्रसिद्ध हिंदू मिथ समुद्र मंथन को दर्शाता है। इसे चर्निंग ऑफ द सी भी कहा जाता है। इस कथा में देवता जो यहाँ पर दिखाई गए हैं और असुर जो राक्षस दूसरी तरफ दिखाए गए हैं, इन्हें मिलकर कॉस्मिक ओशियन का मंथन करने का फैसला किया। वे अमृत यानी नेक्टर ऑफ इमोर्टलिटी यानी अमरता का रस की खोज में थे। इस समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। ऊपर विष्णु इस पूरे कार्य को देखरेख कर रहे थे। आखिर में वे असुर को छल करेंगे ताकि अमृत केवल देवता को मिले। ध्यान दें कि इस एयरपोर्ट का ऑफिशियल नाम स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है। क्या यह नाम आपको स्वर्ण भूमि की याद दिलाता है, जिसका अर्थ है सोने की धरती? इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्रिलेटरल हाईवे एक मॉडर्न प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य एक प्राचीन संबंधों को फिर से मजबूत करना है। यह हाईवे इंडिया और मणिपुर राज्यों से शुरू होकर म्यांमार से गुजरते हुए थाईलैंड तक जाता है। यह ओवरलैंड कनेक्टिविटी यानी जमीनी संपर्क को बेहतर बनाता है, रीजनल ट्रेड यानी क्षेत्रीय व्यापार बढ़ाता है और तीनों देशों के बीच अधिक मेलजुलाव को बढ़ावा देता है। इंडिया और थाईलैंड अपने प्राचीन और आधुनिक दोनों रिश्तों के माध्यम से यह दिखाते हैं कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और शेयर्ड वैल्यूज कैसे देशों को जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से करीब ला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द मलाय पेनिनसुला। लिखा है कि मलेशिया और इंडिया के बीच रिश्ते 2000 साल से भी अधिक पुराने हैं। ये रिश्ते हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक लिंकेज पर आधारित हैं
उस समय मलाय पेनिनसुला इंडिया से बे ऑफ बंगाल के समुद्री रास्तों से जुड़ा था। यह बात फिगर 2.20 में दिखाई गई है। यहाँ हिंदू और बुद्धिस्ट प्रभाव बहुत पहले से ही शुरू हो गए थे। थाईलैंड की तरह यहाँ के कुछ नाम जैसे श्रीविजय किंगडम इंडिया प्रभाव को दिखाती हैं। लगभग 4th सेंचुरी सीई में इस एरिया ने इंडिया की ब्राह्मी स्क्रिप्ट पर आधारित एक लिपि अपनाई। ये इंडिया प्रभाव आज भी मलेशिया सोसाइटी में विशेष रूप से आर्ट और लिटरेचर में दिखाई देती हैं। हालांकि 15th सेंचुरी तक इस्लाम वहाँ का प्रमुख धर्म बन गया था। 19th और 20th सेंचुरी में बहुत बड़ी संख्या में इंडियन वर्कर्स मुख्य रूप से साउथ इंडिया से मलेशिया गए। वे वहाँ रबर प्लांटेशन में लेबर के रूप में काम करने लगे। आज भी मलेशिया में इंडियन कम्युनिटी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लगभग 9% जनसंख्या इंडियन ओरिजिन की है। इंडिया मलेशिया का एक प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों के बीच पाम ऑयल, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सहयोग होता है। दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हैं। वे रीजनल सिक्योरिटी और मैरीटाइम स्टेबिलिटी यानी क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री रिश्ता पर मिलकर काम करती हैं। कई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, रिसर्च, टूरिज्म और एजुकेशन के एरियाज में काम करती है, उन्होंने मलेशिया की लोकल कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन स्थापित किए हैं। इससे दोनों देशों की इकोनॉमिक टाइज और मजबूत होती है। आगे है द लायन सिटी। बात हो रही है सिंगापुर की। सिंगापुर का नाम सिंगापुरम से आया है, जिसका अर्थ है लायन सिटी यानी शेरों का शहर। यह नाम एक प्राचीन किंगडम का था जो आज के मलेशिया के दक्षिण सिरे के पास स्थित है। थाईलैंड और मलेशिया की तरह सिंगापुर का भी इंडिया के साथ करीबी कल्चरल और कॉमर्शियल संबंध था। कुछ शताब्दी बीसीई में बुद्धिस्ट मॉन्क और इंडियन ट्रेडर्स इस एरिया में आए, यहाँ पर इस देश में आए। कई फ्लक्चुएशन यानी कई उतार चढ़ाव के बाद सिंगापुर पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी बना, फिर मलेशिया का हिस्सा बना और आखिर में 1965 में एक अलग आज़ाद नेशन बन गया। सिंगापुर अर्बन प्लानिंग यानी शहरी योजना और मेंटेनेंस के लिए एक बेंचमार्क यानी एक आदर्श एग्जाम्पल के रूप में माना जाता है। वहाँ के सिटीजन्स सड़कों को लिटर फ्री यानी कचरा मुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह व्यवस्था इसलिए सफल है क्योंकि जो भी व्यक्ति सड़क पर कचरा फेंकते हुए, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हुए या जो वॉकिंग यानी बिना नियम देखे सड़क पार करते हैं तो वे पकड़े जाते हैं। उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। सिंगापुर वेलबींग यानी लोगों के अच्छे जीवन स्तर पर ध्यान देता है, इसलिए शहर में कई पीपल फ्रेंडली यानी लोगों के लिए अनुकूल और सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड सुविधाएं हैं, जैसे पार्क्स, वॉकवेज, टेरेस गार्डनिंग। सिंगापुर और इंडिया के बीच कई एरियाज में रिश्ते आज भी बहुत मजबूत हैं। हाल ही के वर्षों में सिंगापुर इंडिया में सबसे बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स में से एक बन गया है, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। साथ ही कई इंडियन कंपनीज ने सिंगापुर में अपने ऑफिस स्थापित किए हैं। सिंगापुर में बहुत बड़ी संख्या में इंडियन टूरिस्ट आते हैं। यह इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हायर स्टडीज़ का एक पसंदीदा डेस्टिनेशन भी है। सिंगापुर में इंडिया की उपस्थिति कल्चरल एरिया में भी दिखाई देती है, जैसे आर्ट, कुजीन यानी खान पान, रिलीजन और वर्तमान में बुद्धिज्म वहाँ का सबसे अधिक प्रैक्टिस धर्म है। जाति रूप में एथनिकली यानी जातीय रूप में लगभग 9% सिंगापुर के निवासी इंडियन ओरिजिन की है। इनमें से कई लोग सिंगापुर के एक एरिया में रहती हैं जिसे लिटिल इंडिया कहा जाता है। आगे है टॉपिक द इंडोनेशिया आर्कीपिलागो। लिखा है इंडिया और इंडोनेशिया जो बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी द्वारा अलग हैं, फिर भी एक दूसरे के करीबी समुद्री पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों के बीच बहुत लंबे समय से कल्चरल, रिलीजियस और कॉमर्शियल लेन देन होता आया है।
इंडोनेशिया कोई एक बड़ा भूभाग नहीं है, यह वास्तव में एक आर्कियोपिलोगो यानी द्वीप समूह है, यानी बहुत सारे आइलैंड्स का समूह। इसमें कई बार आइलैंड और 17,000 से भी अधिक छोटे आइलैंड शामिल है। इसमें कई बड़े आइलैंड्स और 17,000 से भी अधिक छोटे आइलैंड शामिल है। इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार और सोशल कल्चरल इंटरेक्शन यानी सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क भी की परंपरा 2007 से भी अधिक पुरानी है। यह संबंध शुरू हुआ प्राचीन भारतीय किंगडम और जावा तथा सुमात्रा जैसे बड़े इंडोनेशिया आइलैंड के बीच समुद्री व्यापार से। आगे लिखा है कि भारत की प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी और इंडोनेशिया के प्राचीन मुरारा जम्बी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बीच सहयोग से दोनों देशों के संबंध को और मजबूत बनाया। बाद में इस्लाम भारत के समुद्री तटों से इंडोनेशिया पहुंचा, यानी धर्म का प्रसार भी समुद्री व्यापार और संपर्क के माध्यम से हुआ। फिगर 2.26 यह फिगर बोरोबुदर का है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है। इसका आकार मंडला जैसा है। आगे लिखा है कि शेयर हिस्ट्री या शेयर कल्चर और भविष्य की शेयर आइडियाज या रोल, मतलब साझा इतिहास, साझी संस्कृति और भविष्य की साझा सोच ने दोनों देशों को बिलेटरल रिलेशनशिप यानी द्वीप संबंध को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के समय में इंडिया और इंडोनेशिया संगठनों में मिलकर काम करते हैं। आज के समय में इंडिया और इंडोनेशिया संगठनों में मिलकर काम करती हैं ताकि शांति, व्यापार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और को इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ावा दिया जा सके। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन यानी रणनीतिक सहयोग और मजबूत हुआ है, खासतौर पर समुद्री सुरक्षा, डिफेंस और डिजास्टर रिलीफ जैसे एरियाज में। दोनों देशों की लंबी समुद्री तट रेखाएं हैं। दोनों को चिंता है पायरेसी यानी समुद्री डकैती की, क्लाइमेट चेंज की और सी लेन की सुरक्षा। इसी कारण उनकी पार्टनरशिप बहुत मजबूत है, महत्वपूर्ण है। इंडिया और इंडोनेशिया दिखाते हैं कि दो प्राचीन सभ्यताएं कैसे शेयर मूल वैल्यूज और म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी आपसी सम्मान पर आधारित मजबूत और भविष्य की ओर देखने वाले पार्टनरशिप बन सकती हैं। डोंट मिस आउट, इसमें लिखा है स्टूपा एक बुद्धिज्म श्राइन है जो आमतौर पर गोल गुंबद या डोम यानी गोल गुंबद के आकार में बनाया जाता है। इसे बुद्धा या वरिष्ठ मोंक या दूसरे पूजनीय व्यक्तियों के पवित्र अवशेष रखे जाते हैं। बोरोबुदर स्तूपा 8वीं या 9वीं सदी सीई में पत्थरों से बनाया गया था। यह खास है क्योंकि इसका आकार बहुत विशाल है। इसका पिरामिडल शेप है जिसमें 5 बड़े प्लेटफॉर्म हैं। इसमें 500 से अधिक बुद्धा स्टैचूज हैं और कई छोटे स्तूपास भी। इसका डिजाइन एक मंडला जैसा है। मंडला हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन परंपराओं में एक पवित्र प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। आगे है डोंट मिस आउट में इंडोनेशिया अर्थक्वेक और सुनामी के बारे में लिखा है। इंडोनेशिया के आइलैंड ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां बार बार अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। इसी कारण इंडोनेशिया दुनिया के सबसे अधिक भूकंप वाले देशों में से एक है। 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशियन में इंडोनेशिया के पास एक बहुत बड़ी शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप ने एक बहुत बड़ी सुनामी को जन्म दिया। विशाल समुद्री लहरें और पूरे समुद्र में फैल गई। उन्होंने कई देशों के तटों को टक्कर मारी और भारी नुकसान किया। केवल इंडिया में ही नहीं लगभग 15,000 लोग मारे गए, खासतौर पर तमिलनाडु, केरला और अंडमान और निकोबार आइलैंड में। इस पूरे एरिया में 2 लाख से अधिक लोग इस आपदा में मारे गए। इस आपदा ने यह दिखाया कि बेहतर अर्निंग वार्निंग सिस्टम यानी पूर्व चेतावनी की बहुत ज़रूरत है।
इसके बाद इंडिया ने इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड और दूसरे इंडियन ओशियन देशों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने सेंसर, सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम का नेटवर्क बनाया। हैदराबाद में स्थित इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों को भी चेतावनी देता है। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो यह कई लोगों की जान बचा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है एन एंशिएंट नेबर। लिखा है कि अब हम पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। इंडिया और ईरान के बीच ब्रोंज एज के करीबी संबंध रहे हैं। इंडिया और ईरान के बीच ब्रोंज एज के करीबी संबंध रहे हैं। प्राचीन समय में इंडिया और ईरानियन प्लेटूस के बीच व्यापार और संस्कृति का लेन देन होता रहा है। ये संपर्क स्थल मार्गों से होते थे जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर गुजरते थे। धीरे धीरे ये मार्ग सिल्क रूट का हिस्सा बन गए। इन रास्तों से लोग, सामान और विचार दोनों दिशाओं में आते जाते रहे। इससे भाषा, साहित्य, कला मतलब लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर और फूड जैसे एरियाज में दोनों देशों के बीच संबंध बने। समुद्री रास्तों का भी इस्तेमाल हुआ क्योंकि ईरान के पोर्ट्स इंडियन के पश्चिम तट के काफ़ी पास थे। अविस्ता, जो ज़ीरोस्टेरियनिज्म का पवित्र ग्रंथ है, उसकी कई बातें इंडिया के ऋग्वेदा में मिलती जुलती हैं। इंडिया के ग्रंथ जैसे महाभारत पर्शियंस को परक्सीमा नाम के उल्लेख करती हैं। बाद में पर्शियन भाषा, जो संस्कृत की ही भाषा परिवार से है, इंडिया में मुगल शासकों के समय राज दरबार की भाषा बनी। इंडिया के पारसीस आज भी प्राचीन पर्शियन संस्कृति के जीवित संबंधों का एक एग्जाम्पल है। मॉडर्न टाइम्स में इंडिया और ईरान ट्रेड, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट जैसे एरियाज में सहयोग कर रही है। इंडिया ईरान के चबहार पोर्ट को डेवलप करने में मदद कर रहा है। इससे इंडिया और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक बेहतर पहुंच मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय चुनौती के बावजूद दोनों देश एशिया में महत्वपूर्ण पड़ोसी के रूप में आपसी संबंध बनाए रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द लैंड ऑफ कॉपर यानी अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला के लिखा है अरेबियन पेनिनसुला के साउदर्न ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड, जहां पर्शियन गोल्फ और अरेबियन सी आपस में मिलते हैं। वहां स्थित देश ओमान के साथ इंडिया समुद्री सीमाएं शेयर करता है। इसी कारण ओमान का रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है। इंडिया जब गल्फ रीजन्स के देशों से संपर्क और सहयोग करती है तो ओमान उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्टनर की भूमिका निभाता है। ओमान रीजनल फोरम्स में यानी क्षेत्रीय मंचों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडिया और ओमान के बीच संबंध साझा ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चरल टाइज पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच सीधा संपर्क 5000 साल से भी पुराना है। यह संबंध इंडस या हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय से चला आ रहा है। ओमान कॉपर से समृद्ध है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन व्यापारी वहां से तांबे के धातु के ठोस टुकड़े लाकर इंडस सरस्वती सभ्यता के तांबे के कारीगरों को देते थे। डोंट मिस आउट इसमें लिखा है कि ओमान की कुल जनसंख्या का 10% से अधिक हिस्सा इंडियन ओरिजिन का है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स में व्यापारी समुदाय पिछले कई सदियों से ओमान में जाकर बस गए। आज ओमान में इंडिया लोगों की इंडिजीनियस यानी स्थायी आबादी रहती है। ओमान में हिंदू समुदाय को 20वीं सदी की शुरुआत में एक शिव मंदिर बनाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा ओमान गल्फ एरिया में इंडिया का सबसे करीबी डिफेंस पार्टनर है। ओमान वह पहला देश है जहां इंडिया अपनी तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के साथ संयुक्त मिलिट्री अभ्यास करता है। दोनों देश इंडियन ओशियन की समुद्री सुरक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं।
तो ये चैप्टर आज यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।